नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। भाजपा ने अगले साल लोकसभा चुनाव और इस साल निकाय चुनावों को लेकर कमर कस ली है। इससे पूर्व लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार के चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह जीत बरकरार रखना चाहती है, जिसको लेकर ऋषिकेश के रायवाला में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में पदाधिकारियों से सुझाव भी लिए गए। कार्य समिति के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 29 से 30 जनवरी तक भाजपा उत्तराखंड का 2 दिवसीय राज्य कार्य समिति बैठक की गई। इस दौरान कई मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड भी चेक किए गए। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के कार्यों की समीक्षा भी की गई। अच्छा प्रवास किया है। कुछ 1-2 मंत्री जो दिल्ली इंडिया में नहीं थे, उनके कारण से वो प्रवास नहीं करे। क्या यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बदलता रहता है, वो उनके कारण रहे थे। लेकिन आने वाले समय पर प्रवास की गति मिलेगी और संगठन और सरकार और जनता का समावेश आपको दिखाई देगा। रायवाला में बीजेपी की राज्य कार्य समिति की 2 दिनों की बैठक हुई। 29 और 30 जनवरी को यह बैठक हुई और इस दौरान प्रदेश के तमाम बीजेपी नेता इस बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी बैठक में शिरकत की और इस दौरान चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से पार्टी निकाय चुनावों में और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकती है। और आपको बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है और पार्टी अपने इसी परफॉर्मेंस को फिर से बनाए रखना चाहती है। वहीं विकासनगर में प्रदेश के राष्ट्रीय धरोहर माने जाने वाले 1950 के दशक का आसन बैराज डैम हेज रेगुलेटर के ऊपर बना पुल, जिसकी रेलिंग दीवार क्षतिग्रस्त होने के चलते लगभग दशकों बाद पुनर्निर्माण का कार्य लाखों रुपए की लागत से यूजेवीएनएल के द्वारा करवाया जा रहा है। रेलिंग दीवार का पुनर्निर्माण होना यह भी कई दशक बाद कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उत्तराखंड की धामी सरकार को राज्य के राष्ट्रीय धरोहर की चिंता है। लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण में जो मजबूती के लिए सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें नया सरिया नाम मात्र के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बाकी जो पुरानी रेलिंग की दीवार तोड़ी गई है, उसी में से निकले पुराने जंग खाए सरिये का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। साफ है कि संबंधित विभाग के अधिकारी धामी सरकार की राष्ट्रीय धरोहर को सुरक्षित रखने की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। अब इस संबंध में संबंधित अधिकारी यूजेवीएनएल के अधिशासी अभियंता अभय सिंह से फोन पर जानकारी चाहिए तो पत्रकारों को भी सही जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकरण पर जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि राज्य की राष्ट्रीय धरोहर के पुनर्निर्माण में किसी प्रकार की कोताही मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। संबंधित उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बात की जाएगी। पुलों के ऊपर सुरक्षा दीवार बना रहा है, वहाँ पर देखने में आया है पुराने सरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कितना उचित है ये? दरअसल मैंने भी कुछ देखा है, कुछ हमारे सूत्र भी इसमें बताया, हमारे कुछ साथियों ने भी वहाँ देखा था कि यूजेवीएनएल जो उसका हेड रेगुलेटर पुल है आसन बैराज पे, उस पर रेलिंग का निर्माण कर रहे हैं। एक तरह से बैरिकेड है, वो रेलिंग है, लेकिन वहाँ पर जो पुराने उसको तोड़ करके जो पुरानी रेलिंग थी उसको तोड़ करके जो सरिया निकला, मुझे लग रहा है वही उसमें दोबारा प्रयुक्त कर रहे हैं, क्योंकि जो सरिया है वो गोल वाला है जो पुराने जमाने में चलता था। इस तरह से मैं समझता हूँ इट्स ओनली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, गवर्नमेंट हैव टू टेक एक्शन।
और हम इसके बारे में हम बात भी करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे कि क्यों निम्न गुणवत्ता का सरिया वहाँ लगाया जा रहा है, क्यों घटिया काम हो रहा है। क्योंकि कई बार आपने देखा जब फ्लड वगैरह आता है तो कई इधर उधर के लोग आसपास के भी उस रेलिंग पे पूरा सहारा दे करके उसको देखते हैं क्या है ये, तो कभी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। तो उसमें प्रशासन से हम बात कर लेंगे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। वो यूजीएमएल के अधिकारियों से भी बात करेंगे कि ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी जो है ये रुकना चाहिए, धन की बर्बादी। और मैं समझता हूँ अगर आप भी वहाँ मौके पर जाएंगे आप खुद देखेंगे किस तरह से निर्माण हो। ऐसा हो रहा है जैसे कोई अनाड़ी या कोई कहीं गाँव में ऐसे गैर जिम्मेदाराना काम किया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर वो अधिशासी अभियंता का कहना ये है कि हम पुराना मतलब सरिया इस्तेमाल करें या नया करें वो हमारी मर्जी है। क्या ये धन का दुरुपयोग करने वाली मंशा नहीं है सर? नहीं, ये तो गैर उनका कहना ये है कि मतलब जो है हमें कौन सा इस पे बिल्डिंग खड़ी करनी है। सवाल बिल्डिंग का नहीं, सवाल उसका है कि जब मैंने अभी जो बताया बात में कई बार तो सैकड़ों लोग रेलिंग के सारे खड़े हो जाते हैं बाढ़ को देखने के लिए, तमाम से फ्लड आता है, उस समय अगर ये कच्चा रहेगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है इससे। तो ये कोई अधिकारी इस तरह का बयान दे ये गैर जिम्मेदाराना है। उनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं, सरकार से बात होगी कि ऐसे क्यों इस तरह के गैर जिम्मेदार अधिकारी इस तरह के बयान देते हैं, क्यों जो गुणवत्ता उससे खिलवाड़ करते हैं। ये जो आप दीवार बना रहे हैं सुरक्षा दीवार, तो इसके उसमें जो पुराने सरिये लगा रहे हैं इसमें कोई ऐसा कोई प्रावधान है कि पुराने सरिये यूज कर सकते हैं इसमें, पुराना मटेरियल? हाँ, पुराना मटेरियल अगर ठीक है तो यूज करा जा सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, जंग खाया हुआ मटेरियल है, आप ये बताओ 40-50 साल में मेरे ख्याल से जंग खाया हुआ नहीं है। आप जाके एक बार देख लो। जी जी, जो जंग खाया हुआ है थोड़ा बहुत तो जंग खाएगा ही खाएगा। हाँ जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसको हम हटा नहीं रहे हैं, नया जो एडिशनल जरूरत है उतना दे रहे हैं बस, और क्या करना उसमें? नेसेसरी क्यों नया सरिया लगाए जब जरूरत नहीं है तो? अच्छा, तो वर्क ऑर्डर में बनना है ना, उस पर कोई लोड तो आना नहीं है, बिल्डिंग तो बननी नहीं है ना उस पर। नहीं, बिल्डिंग बननी है क्या? बिल्डिंग तो बननी नहीं है। हाँ, तो फिर बिल्डिंग खत्म हो गई। बिल्डिंग नहीं बननी तो फिर तो काम हो जाने दीजिए, कोई समस्या आएगी ना 10 साल बाद भी, तभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है? 10 साल बाद भी आप बैठे हैं सर? खाली हाँ मैं बैठा हूँ, मैं डिपार्टमेंट में तो रहूंगा ही ना जी। खाली अननेसेसरी का डाउट क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरी नहीं है सर, ये 40-50 साल बाद तो आज ये बन रहे हैं, ठीक है, इनकी रिपेयरिंग हो रही है। उसमें भी अगर हम पुराना मटेरियल जंग खाया हुआ लगा दिया गया मटेरियल जी, पुराना मटेरियल अगर ठीक है तो यूज होता है। आप भी अपने घर में पुराना सामान यूज करते हैं अगर ठीक होता है तो। नहीं पुराना नया सामान नहीं यूज करा जा सकता है। अच्छा। और अगर पुराना सामान अगर सही है तो हम यूज कर रहे हैं, हमारे पैसे बच जाएंगे उतने नए सरिये की, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? अच्छा, वो डिडक्ट हो जाएगा कहने का मतलब? वो डिडक्ट हो जाएगा। आप लोगों के मतलब आप लोग कह रहे हो, लोगों के दिमाग में यही कीड़ा है ना कि पुराना सरिया डाल के नया दे देते हैं। 8 उंगली एक जैसी नहीं होती है, समझ गए आप बात को? अरे भाई साहब, आप धमका की क्यों बात कर रहे हैं? आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? कौन सा कीड़ा? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हम आपके साथ तमीज से बात कर रहे हैं, हमने कोई आपको गाली नहीं दी थी, ठीक है? हम आपसे जानकारी चाह रहे हैं, हमारा काम है, आपका काम है जानकारी देने का। हमारा काम ये है, हम ऐसे तो है नहीं आपसे वो पता नहीं किसका काम आपसे क्या पड़ता होगा, हमें आपसे आज तो कोई काम नहीं पड़ा इस तरह का, ठीक है जी? हमारे आज से आप तक कोई काम नहीं पड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ ना आपको जी। आप हमेशा ही आप इन द सारे जो रिपोर्टर है क्वेश्चन मार करके ही बात करते हैं, रीजन नहीं पूछते, पहले सीधे बोलते थे पुराना सरिया लग रहा है। आपने यही बोला ना मुझसे? मैंने ये बोला, मैंने कहा पुराना सरिया लग रहा है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान है 20 साल 30 साल बाद ये शायद बन रहे होंगे। अच्छा, उसमें आप पुराना यूज करें, यही तो पूछा मैंने आपसे, और क्या पूछ लिया इसमें? मैंने आपको बोला ना कि घर में भी पुरानी चीज यूज करते हैं अगर सही होती है तो। चलिए ठीक है, आप ये नहीं करते हैं लोग। ठीक, अगर जो खराब है उसको एडिशनल सरिया लगा रहे हैं, जो सही है उसको हम वैसे यूज कर रहे हैं। और वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें प्रोविजन है, जो नया लगेगा वो पेमेंट होगा, पुराने का कोई मतलब ही नहीं है। बात खत्म हो गई। क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि आपको भी पता है सरकारी काम में क्या करते हैं, ठीक है? नए के पैसे ले लेते हैं और पुराना यूज कर लेते हैं। और उसी चीज को देखते हुए आपसे सवाल पूछा गया। क्या करते हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि पत्रकार भी क्या करते हैं। हम भी उसी, लेकिन उसमें हमने आप पे आरोप नहीं लगा दिया उसमें। जैसे आपने पूछा सरकारी काम कैसे होता है, वैसे मैंने भी बोला पत्रकार क्या काम करते हैं। वो अलग बात है, पत्रकार क्या काम करते हैं, पत्रकार जो काम करते हैं सबको पता है। आपको पता है ना पत्रकार क्या काम करते हैं? पता है ना? पत्रकार सब काम करते हैं, पत्रकार जो भी हैं, हर तरह के पत्रकार हैं, देखो हर तरह के अधिकारी हैं। आपने बोला कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला ना अभी कि सरकारी काम कैसे होता है, वैसे मैंने भी बोला सारे पत्रकार ऐसे ही होते हैं। बात बराबर हो गई। आपने सरकारी काम के लिए इमेज रख के बैठे हुए हैं ना, वो मैं पत्रकार के लिए बैठा हुआ हूँ। अब आप बताइए,
कोई बात नहीं, हमने तो आपसे सवाल बताइए, ठीक है ना। तो जैसे आप सोच के बैठे हैं ना सरकारी काम कैसे होता है, वैसे मैं भी सोच के बैठा हूँ कि सारे पत्रकार वैसे ही होते हैं। चलिए, आपको भी पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी इमेज प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपका कहना तो ये जी आपकी कीड़ा है, फालतू का कीड़ा क्या काट रहा है। नहीं बोला मैंने, आपके लिए नहीं बोला, ओवरऑल बोला मैंने, क्योंकि मेरे पास इससे पहले भी फोन आ चुके हैं। जिस साल होली आ रही है, अब किसी को मना करेंगे तो 10 तरीके से आदमी घुमा के क्वेश्चन करता है, ब्लैकमेलिंग की कोशिश करता है। कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा मुझे। मैं कभी आपको बता दूं, अरे बात सुन लो भाई साहब, मैंने आपको कभी नहीं बोला मुझे विज्ञापन चाहिए। होली आ रही, त्योहार आ रहा, मैं विज्ञापन का काम करता ही नहीं, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ ना, आपने बोला सरकारी काम ऐसे होता है, पत्रकार ऐसे होते हैं, आपको ये बोलना चाहिए था। ठीक है, आप मेरा रिकॉर्ड बता दो, आप मेरा रिकॉर्ड बता दो, मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे विज्ञापन चाहिए 26 जनवरी का, 15 अगस्त का, ईद का, दिवाली का, ये बताओ। मैं आप मेरा रिकॉर्ड बताओ ना फिर। आपने बोला इमेज बनी हुई है ना आपकी सरकारी काम की, ऐसी मेरी भी प्राइवेट की इमेज बनी हुई है। संडे के दिन आदमी क्यों परेशान करेगा? अगर किसी को बात करनी है तो ऑफिस में आके, ऑफिस वाले दिन आके बात कर सकता है ना पत्रकार। संडे को मतलब क्या है बात करने का? संडे में आप टाइम नहीं होगा फैमिली के लिए? भाई साहब ऐसा है, संडे में आपका काम नहीं हो रहा क्या? आपका तो विभाग का काम चल रहा है ना। अगर यहाँ पे कोई घटना हो जाती है, कोई घटना हो जाएगी, आप आने की नहीं, पुल गिर जाएगा, आप आएंगे नहीं। आप संडे को फोन नहीं करिए ना, आप मंडे को आके फोन करिए। ऐसा कोई रूल है? आप बताइए, ऐसा कोई रूल है कि संडे को फोन नहीं कर सकते आपको? टाइम नहीं, मेरे को संडे को अपने लिए पर्सनल टाइम नहीं चाहिए होगा क्या? मैं दिन भर रिपोर्ट सबको जो है फोन करता हूँ। मुझे नहीं पता ना, दिन भर फोन सुबह शाम, कभी कोई सुबह 6 बजे फोन कर देता है, कोई रात में 10 बजे फोन करता है। मैंने तो आपको 10 बजे 6 बजे फोन नहीं करा, मैंने तो आपको टाइम पे फोन किया है। मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ ना जनाब। तो आप मुझे इसको सुना रहे ना, बता रहा हूँ, आप मेरे को सुना रहे। मैंने तो आपको 12 बजे उनको भी मैं यही कहता हूँ ऐसा भाई मेरे को संडे को तो मत चला करो। कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई साइट पे इंसिडेंट हो जाए, तब तो ऑब्वियसली हम पहुंच ही जाएंगे, वहां से बात कर लो आप। लेकिन आप संडे को क्यों फोन कर रहे हो? देखो हम क्या दिक्कत आ रही है? अभी मौके पे आए थे, अभी हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी तो काम कर रहे हैं ना संडे को, ऐसा तो नहीं है। करिए ना, आप प्राइवेट आदमी है, आप करिए। तो आप सरकारी नहीं काम करते? हम भी करते हैं काम। सीएम साहब का ऑर्डर है कि आप जो है 24 घंटे अपना फोन खोल के रखेंगे। आप कभी, आपसे हम कभी भी बात कर सकते हैं। आप मेरे से किसी और पे बात कर रहे हैं क्या? फोन पे ही तो बात कर रहे हैं ना, मेरे फोन पे। ऑफिसर का फोन आएगा तो मैं हूँ, मैं लायबिलिटी आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने जूनियर्स के लिए और साइट के लिए है। चलिए, दूसरे प्राइवेट आदमी के लिए मेरी लायबिलिटी नहीं है संडे को। हम आपसे उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। आपके भाई साहब एक बात सुनो भाई साहब, हम आपके विभागीय काम के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। क्या पता आपके संज्ञान में ना हो, आपके संज्ञान में ला रहे हो, और इससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? यही तो बात है। संज्ञान में नहीं ला रहे हैं, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, संज्ञान में ऐसे नहीं लाया जाता। आरोप लगा के संज्ञान में नहीं लाया, आरोप नहीं लगाया हमने आपको बताया संज्ञान में नहीं लाया जाता है। ऐसा हमने बताया कि मैंने कहा ऐसे पुराना सरिया लग रहा है वहाँ पे, इसका कोई ऐसा कोई प्रावधान है कि ये पुराना यूज कर सकते हैं, इतनी बात कही बस। उत्तराखंड में जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वनों में आग की रोकथाम के लिए जरूरत पड़ने पर सेना और अर्धसैनिक बलों का भी सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से इस संबंध में सभी जीएम को आदेश जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जंगल की आग पर नियंत्रण केवल वन विभाग नहीं कर सकता, इसके लिए जिला, ब्लॉक और वन पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया जाए। उत्तराखंड में अब वनों में आग लगाना भारी पड़ेगा। अगर कोई भी शख्स वन में आग लगाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी और शासन की ओर से यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अब जरूरत पड़ी तो जंगल की आग पर काबू पाने के लिए सेना, अर्धसैनिक बल और दूसरे लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर राज्य सरकार सजग नजर आ रही है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों की अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सेहत सही ना पाए जाने पर उन्हें स्वास्थ्य में सुधार के बाद ही यात्रा में आने की अनुमति दी जाएगी।
बीते साल सरकार ने 4 धाम में हार्ट अटैक से होने वाली मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य कर दिया है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार अपनी तैयारियों में लग गई है और इस बार यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चारधाम यात्रा पर जाने से पहले यात्री के स्वास्थ्य की भी जांच होगी। वहीं देहरादून जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में आज 79 शिकायतें मिली, जिनमें अधिकतर मामले जमीन से संबंधित थे। इसके साथ ही पेंशन, सड़क आपदा, कोविड के दौरान राशन का भुगतान, शस्त्र लाइसेंस जैसे मामले सामने आए। आगे जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जिस तीव्र गति से शिकायत उनके पास आ रही थी, उससे भी तीव्र गति से शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। करीबन 78 के करीब शिकायतें आई थी, जिसमें लैंड से रिलेटेड हो गई, नगर निगम से रिलेटेड हो गई, पानी, बिजली, पेंशन, सभी से रिलेटेड शिकायतें थी। और क्योंकि कंसर्न विभाग यहीं पे होते हैं, हमारे साथ ही होते हैं, तो तत्काल उनको निस्तारण के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं। जो पिछली प्रेजेंटेशन हुआ था वही हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद के दादूपुर गोविंदपुर में बाल विकास प्रदर्शनी मेले में जादूगर शो के नाम पर बार बालाओं का अश्लील डांस दिखाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन कितना अनजान है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी मेले में आयोजन के लिए दिए गए अनुमति पत्र में मेले के अंदर किसी भी तरह का वैरायटी शो, अश्लील डांस और किसी भी तरीके के सट्टे पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। मेले में ऐसी गतिविधियों पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जाती है, लेकिन इसके बाद भी मेले में जादूगरी के नाम पर पर्दे के पीछे बार बालाओं का अश्लील डांस चलता रहता है। रुड़की के भगवानपुर में टिबरेवाल इलेक्ट्रोमेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में अचानक से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने से 3 महिला समेत 4 लोग झुलस गए, जिनको उपचार के लिए भिजवाया गया। जानकारी के मुताबिक कंपनी में बिजली के पंखों के उपकरण बनाए जाते हैं। मोटर बनती है, उसमें वार्निश भी जाता है, तो वो जो वार्निश इस मशीन के अंदर गई तो उसमें वेपर बन गया, जो वेपर में आग पकड़ ली, और यही इसका मुख्य कारण है। एक दो के कर्मचारी को हल्की चोट आई, जो अंदर काम करने में फिसल गए ज़्यादा। वैसा तो अभी इसका जांच करने के भी पता चलेगा कितना होगा, ये कितना बताते हैं, क्या वो मैसेज भी है, उसके बारे में एकदम अच्छी कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हमारे ओवन में आग लगी थी, उसको समय रहते काबू पा लिया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी उचित टाइम पे पहुंच गई थी। इसमें 1-2 लोगों को मामूली, 2 लोग हैं, 2 या 3 लोग, उनको मामूली चोटें हैं, जो निकट उपचार के लिए उन्हें भेज दिया गया। जोशीमठ आपदा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट है कि जोशीमठ में स्थानीय लोगों के आंदोलन में वामपंथी दल AISA और जैसे वामपंथी दलों की भूमिका है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये वामपंथी दल उत्तराखंड की धार्मिक 4 धाम यात्रा को प्रभावित करने और NTPC जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि NTPC को लेकर जिस तरीके से विरोध हो रहा है, अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है जिससे यह कहा जा सके कि NTPC की टनल के कारण जोशीमठ धंस रहा है। जोशीमठ के विषय को इंगित किया है कि जोशीमठ क्योंकि धार्मिक क्षेत्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और वहां पर जो मेरी जानकारी में है कि वामपंथी संगठन उस क्षेत्र के इस धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं।
वहां की जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं जहां सरकार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है, उनकी समस्याएं सुन रही है। और क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए यह विषय इसलिए उठता है कि आखिरकार नेशनल इशू, एक क्षेत्र विशेष में आपदा आती है, कोई जब पहली बार है, कोई जनहानि नहीं है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जहां सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, वहीं इस दौरान सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि लगभग 25 से 30 कंपनियां रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें युवा अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में हिस्सा मिला है, जिसमें अभ्यर्थियों को जॉब पाने का एक अच्छा अवसर मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनियों द्वारा मंथली सैलरी मिनिमम पैकेज 8,000 से 35,000 तक उपलब्ध करवाया जाएगा। जो भी कंपनियां रोजगार मेले में आई हैं, सभी अपने क्षेत्रों की अच्छी कंपनी है। ये बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के निर्देशों क्रम में और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में आज क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 25 से 30 कंपनी हमारे पास अभी तक आ चुकी हैं और जो युवा अभ्यर्थी हैं वो भी काफी संख्या में लगातार आ रहे हैं और बच्चों के पास लगभग 1,000 से ज्यादा जॉब लेने के अवसर हैं, उपलब्ध हैं आज। और लगभग 10 से 11 सेक्टर्स के बीच में कंपनी हमारे पास अवेलेबल है। आज से ठीक 100 दिन बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए मंदिर समिति ने कपाट उद्घाटन की तिथि भी तय कर दी है। सरकार चाहती है कि इस वर्ष चारधाम यात्रा को पिछले साल से और ज्यादा भव्य बनाया जाए। यात्रा को और सुलभ सरल बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर कार्य किया जाना तय कर लिया गया है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को फीडबैक में भी लाया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पिछले साल 50 लाख यात्रियों ने चारधाम यात्रा की थी और इस बार इनमें से ज्यादा संख्या में यात्री चारधाम यात्रा पर आए। इसके लिए सरकार हर एक सुविधा मुहैया करवाने में जुटी हुई है। अभी वैश्विक महामारी कोविड के बाद विगत वर्ष भी 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा की है और इस वर्ष भी हमें उम्मीद है, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि पिछली बार से, विगत वर्ष से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु जो है चारों धामों की यात्रा करने के लिए आएंगे। अभी जो ये 3-1 महीने का जो समय है, इसमें सरकार पूरी तरह से यात्रा की तैयारी के लिए लगी हुई है, जुटी हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी पूरी व्यवस्थाओं की तैयारी में लगी हुई है। बद्रीनाथ जो है वो जोशीमठ है और बद्रीनाथ धाम जाने वाला और बॉर्डर में जाने वाला एकमात्र रास्ता जोशीमठ में जिस प्रकार के हालात हैं, सरकार उस पर काम करने की बजाय प्रचार कर रही है चार धाम यात्रा का। भाई चार धाम यात्रा हमारी लाइफ लाइन है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन चार धाम यात्रा जहां होती है वो पूरा क्षेत्र इस समय खतरे की जद में है। जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तमाम जगहों पे खतरे की घंटी बज रही है। सरकार आंखें मूंदे पड़ी है। जिस प्रकार से रैणी में आपदा आने के बाद सरकार ने आंख में पट्टी बांध ली थी, उसी प्रकार से कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और पूरे तमाम क्षेत्रों में जहां जहां इस समय क्रैक्स आने के मामले हैं, भू धसाव के मामले हैं, वहां सरकार या तो सूचना छुपा रही है या आंख में पट्टी बांध के बैठी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।